इसी में ह्यूजेंस प्रिंसिपल और जो हमारे पास है ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस, इसी बेसिस पे यहाँ पे देखा जा रहा है व्हेन टू वेव्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वी हैव कंसीडर यहाँ पे मैंने लिख दिया है वी हैव कंसीडर्ड अबव द यूजुअल कॉज ऑफ द टू इंटरफेरिंग waves having the same amplitude, and if the two interfering waves अगर दो इंटरफेरिंग वेव्स यहाँ पे आपको देखने को मिले have different amplitude, तो उस केस में, और ऐसा मान लो आप यहाँ पे, ऐसा आपने मान लिया कि जो एम्पलीट्यूड है ए नॉट एंड बी नॉट, उस कंडीशन इसकी ये है कि ए नॉट इज ग्रेटर देन बी नॉट, देन magnitude of amplitude ये क्या है कि वो देखना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड of the resultant waves मिलेगा आपको आर नॉट, जैसे कि हम लोग का वेक्टर एडिशन लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाला करते थे, आर नॉट इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोनों की एम्पलीट्यूड अलग है क्योंकि एक की एम्पलीट्यूड ए नॉट है, दूसरे की एम्पलीट्यूड बी नॉट है, प्लस 2 ए नॉट बी नॉट कॉस वाई। इसी तरह से हम लोग 11th क्लास के मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 2 वेक्टर्स के लिए निकालते थे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इंटेंसिटी के बारे में, कि इंटेंसिटी ऑफ वेव दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बिल्कुल, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और जब हमारे पास कंडीशन है कि दो अलग अलग एम्पलीट्यूड है, तो वैसे केस में इंटेंसिटी आप कैसे देखोगे, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है, इसके लिए यहाँ पे R है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हो K, जहाँ की K एक मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, के आर स्क्वायर, ठीक है, ये आई आर हो गया। उसी तरह से मैं दूसरे पार्ट की बात कर लूँ, इसको मैं एम्पलीट्यूड, दूसरा एम्पलीट्यूड है ये, तो इसको मैं I1 मानता हूँ क्योंकि ये भी एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसको R लेते हैं, R नॉट नहीं लेके R ले देते हैं, इसलिए यहाँ पे R लिखा। I1 के लिए मैं ऐसा लेता हूँ कि K A नॉट का स्क्वायर, उसी तरह से I2 के लिए भी आप ऐसा ही कंसीडर करोगे, I2 इक्वल टू ये B नॉट है तो K B नॉट इसका स्क्वायर। इस तरह से तीनों के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, और इसी को मैं अप्लाई करूंगा ताकि ये हमारे इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करे। तो देखेंगे कैसे करते हैं, वेयर, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई आर अपॉन आई, यहाँ पे आप आई आर अपॉन के कर दूं, कांस्टेंट को ले लूं, तो ये हो जाएगा आपका, आप देखोगे आई वन बाई के। देखिए यहाँ पे इनफैक्ट जो वैल्यू लगाई जा रही है ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू लगा रहे हो यहाँ पे, तो ये आई वन बाई के आ रहा है। इसकी जगह पे आर स्क्वायर की वैल्यू लगा रहे हो तो आई आर बाई के आ रहा है। दिस वन प्लस इसकी जगह पे जब आप वैल्यू लगाओगे बी नॉट निकालोगे, बी नॉट का स्क्वायर, तो आई टू बाई के आएगा आपके पास। तो ये आई टू बाई के प्लस 2 और 2 रूट I1 I2 cos theta cos phi by k by k into under root of I2 by yes I2 by k into cos phi, ये मिलेगा आपको। इससे k कॉमन होके कट जाएंगे। हाँ, यहाँ पे अंडर रूट के तो अगर देखा जाए तो दोनों k के इक्वल आ जाएगा। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, इसको मैं आई आर लिख लेता हूँ, दोनों साइड k कट जाएगा, ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos phi, यही फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आपको मिलेगा। इसको भी मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। अब इससे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज कंसीडर किया जाए, है ना। अब ये इक्वेशन क्या बतलाता है, तो इसके बारे में भी मैं बता दूं। दिस इक्वेशन या दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इक्वेशन बोलना ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, परफेक्ट होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही आई आर से, यहाँ पे मैंने इसमें रिप्रेजेंटेशन इसकी आई आर से की है। तो दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स having different amplitudes this one may be of two types, जैसा कि हमने इससे पहले भी स्टडी किया है। कौन से दो टाइप्स का है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इंटेंसिटी कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगी वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे जैसे आपने बताया, दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने शुरू में ही हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे जो मैंने लिखा था, वी हैव कंसीडर यूजुअल केसेस। यूजुअल केस मतलब एक नॉर्मल केस, जनरल केस मैंने लिया था। ठीक है सर। अब जनरल केस के बाद अगर हमें देखा जाए चाहते, तो वहां पे भी हम एक पहले से ही कंडीशन ले लेते, भाई एंगल इतना हो तो एंगल इतना हो, cos phi को हम कंसीडर कर सकते थे। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगी इस केस में फाई, जो फाई है आपका वो 0 डिग्री। सो दैट जो cos phi आपका आ जाए, cos phi कैसा होना चाहिए, तो cos phi +1 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिलेगी आई आर, ये मिलेगी कुछ इस तरह की, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये क्योंकि cos phi की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो ये मिलेगी। ये आपका क्या देता है, तो ये देता है आपको मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू भी है आपकी। उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड आर ऑफ द रिजल्टेंट वेव की बात करूं,
तो द एम्पलीट्यूड R of the resultant wave is, वो क्या होगा, तो R इक्वल टू अंडर रूट A नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर प्लस 2 A नॉट B नॉट cos phi। सर cos phi इस केस में तो 1 नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल अभी भी इस केस में भी cos phi 1 ही होगा, जिसके कारण जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे ही आएगी, A नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर प्लस 2A नॉट B नॉट, ये वैल्यू ही रहेगी अभी 2A नॉट B नॉट। और फाइनली तब ये आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपको मिलेगा सिर्फ A नॉट प्लस B नॉट का। ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। ठीक उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी केस कंसीडर किया जाएगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अच्छे से पता है आपको कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इस बार जो आपको फाई लेना है वो फाई 180 डिग्री का होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री आपका वैल्यू देगा -1 का। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी जो मिलेगी वो हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2 माइनस, अब चूंकि माइनस हो गया -1 हो गया ये, तो माइनस अंडर रूट I1 इंटू I2, ये वैल्यू आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मिल जाएगी। इसको भी बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी वैसे ही देखना पड़ेगा आपको क्या, तो द एम्पलीट्यूड R ऑफ द रिजल्टेंट वेव is R इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, A नॉट माइनस B नॉट। बिल्कुल A नॉट माइनस B नॉट, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A नॉट माइनस B नॉट। और यहाँ पे फिर से IR जो मैक्सिमम आपने निकाला था उसका और IR जो मिनिमम रहा होगा, क्योंकि मिनिमम IR जो रहा उसको भी देखना है आपको, तो IR मिनिमम IR इसी के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रहेगा ना? बिल्कुल IR मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में है। ये वाला जो है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपके लिए मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, तो इसको देखा जा रहा है यहाँ पे। और जब आप देखोगे IR मैक्सिमम बाय IR मिनिमम, तो दिस वन इक्वल टू हो जाएगा A नॉट प्लस B नॉट स्क्वायर ऑफ दिस वन अपॉन A नॉट माइनस B नॉट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये आ जाएगा। अब बात कर रहा हूं मैं स्लिट विड्थ की। तो जो स्लिट विड्थ है वो उसको कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैसे रिलेट किया गया है उसको मैं पहले लिख देता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द स्लिट
सर स्लिट वेट जो आपने लिखा है वो अलग टॉपिक है ना? हाँ जी, इसके बाद का ही कंटिन्यू में है लेकिन उससे डिफरेंट है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम स्लिट, this one is directly proportional. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Yes, विड्थ sir. ऑफ द स्लिट। और अगर मैंने मान लिया कि इफ W1 एंड W2 are the width of two slits, तो इस केस में फ्रॉम विच इंटेंसिटीज और इसकी इंटेंसिटीज W1 की इंटेंसिटीज और W2 की इंटेंसिटीज को मैंने I1 और I2 इस तरह से अगर हमने कंसीडर कर लिया, तो वैसे केस में क्या होगा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि मान लिया इसकी इंटेंसिटीज को मैंने I1 मान लिया, विड्थ W1 वाले से स्लिट से जो निकल रहा है, इसकी इंटेंसिटीज को I2 मान लिया। तो इस हाल में आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, W1 बाय W2 इक्वल टू I1 बाय I2, चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स A नॉट स्क्वायर अपॉन B नॉट स्क्वायर, इसकी दोनों की एम्पलीट्यूड की स्क्वायरिंग, ये आ जाएगा यहाँ पे I1 और I1 बाय I2। नोट देखिए क्या है, नोट ये कहता है कि अगर दो वेव्स हैं दोनों सेम एम्पलीट्यूड की है, मतलब कहने का मतलब इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड तो ऐसे हाल में A नॉट क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू B नॉट, A नॉट B नॉट के इक्वल होगा, और तब इंटेंसिटी भी इक्वल रही होगी, I1 इक्वल टू I2, दोनों इक्वल हो जाएगी, जो कि I नॉट के इक्वल मान सकते हो आप। और तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिलेगी IR इक्वल टू, क्योंकि अब ये I1 या I2 नहीं है, दोनों ही I नॉट हो चुका है, I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 अंडर रूट I नॉट इंटू I नॉट कॉस फाई, और तब जाके मैक्सिमम इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलती है, जो कि 4I नॉट के इक्वल मिलेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ कुछ चीजें और इससे रिलेट होती हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। एम्पलीट्यूड के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लूँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं वो तो हमें पता लग ही चुका है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूं मैं, तो R जो है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, A नॉट स्क्वायर, और A नॉट स्क्वायर या तो फिर B नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो, 2A नॉट A नॉट कॉस फाई। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहा तो ऐसे हाल में 2A नॉट जो इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगी। इसी तरह से जैसे हमने फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाला है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तो जीरो ही आएगा। बिल्कुल सही, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका IR आएगा वो जीरो आएगा। IR इक्वल टू, अगर देखा जाए तो मैं लिख देता हूँ पहले, I नॉट प्लस I नॉट
है ना, प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट कॉस 180 डिग्री आ जाएगा, और cos 180 आ गया तो यहाँ पे ये जीरो आ गया आपका, बिल्कुल जैसा आपने बोला यहाँ पे जीरो आ गया। और अब इसमें भी, इस केस में भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखा जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप इस चीज को रिप्लाई कर सकते हो कि इस हाल में कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, दोनों एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हुए तो उस दोनों की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो इससे पहले कि कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ की बात की जाए, ये आपको क्लियर है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अपीयर होते हैं, है ना। Yes, sir. जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, उसी को फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में देखा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। We have considered two coherent sources, as you can see here. A and B are the two coherent sources separated by a distance small d, and emitting waves, these waves in the direction towards moving towards P of wavelength lambda, as I already discussed in my previous video. Let D, capital D, this capital D is the distance between the slits A and B and the screen, this screen, and point 1 we consider, this one is the point O. This is the midpoint between A and B. That's why this one is divided into D by 2 and D by 2, and the whole thing will be D. Draw A to Q, AQ, OC and BR. These are perpendicular to the screen. The waves from the coherent source A and B interfere to produce interference pattern on the screen. Since C on the screen is equidistant from A and B, the waves from A and B arriving at point C are in same phase. If these waves meet at the point C and the waves produced by B, this one also meet at point C, definitely these are in the same waves, same phase. Therefore, constructive interference occurs and bright fringe is produced at point C, because this is the central part. This is called C, where you obtain, this is called central maximum. Consider a point P on the screen at a distance x from C. The path difference between the two waves A from A and B arriving at point P. Therefore, you can obtain the path difference to applying BP. This is BP, which having the length is greater than from AP. So you can obtain the path difference after subtracting BP minus AP. Is it clear? देखिए यहाँ से इस डायग्राम से आप क्या निकालो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ PQ। देखिए P से Q तक की डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सबकी डिस्टेंस को निकाल रहा हूँ। PQ इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस P से C x है, और x में D माइनस 2 माइनस कर दे तो PQ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस D बाई 2। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। उसी तरह से मैं अब PQ जिस तरह से मैंने निकाला,
पी क्यू, उसी तरह से मैं चाहता हूँ पी आर भी निकाला जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी आर दिस वन इक्वल टू, ये P से C और प्लस C से R, तो x प्लस डी बाई टू, इसके लिए ये वैल्यू मिलेगी आपको x प्लस डी बाई टू। नेक्स्ट A से Q की जो डिस्टेंस है वही B से R की डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है AQ इज इक्वल टू BR, दिस वन इक्वल टू D, the distance from slits to the screen। अब मैं एक एक करके इस ट्रायंगल में दिखाऊंगा। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल A, यहां से अगर देखा जाए A, अब दो ट्रायंगल है यहाँ पे APQ, और यहां दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला देखा जाए तो BPR। तो दोनों ही ट्रायंगल को मैं एक एक करके लूंगा। तो यहाँ पे पहला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे से A से जो Q डाला है हमने ये परपेंडिकुलर है, और B से भी R पे जहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसमें देखूं मैं PRB, ट्रायंगल PRB, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा है? तो हाइपोटेनियस है आपका BP। तो BP का स्क्वायर इज इक्वल टू B से R का स्क्वायर, ये वाला BR स्क्वायर, प्लस P से R का स्क्वायर PR स्क्वायर, ठीक है, और BR स्क्वायर और PR स्क्वायर। BR स्क्वायर में आप देखो क्या लिखोगे, आप BR स्क्वायर की बात कर लें तो BR D के इक्वल है, तो BR स्क्वायर को आप लिख सकते हो D स्क्वायर, प्लस PR स्क्वायर, देखो PR कितना था x प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायरिंग हो गई। तो एक काम आपने इस ट्रायंगल के लिए तो कर दिया। उसी तरह से दूसरी ट्रायंगल आप ले लो। इस बार दूसरा ट्रायंगल है आपका इस जगह पे PQA, ट्रायंगल PQA। इस ट्रायंगल में भी देखो आप PA जो है आपका, या AP जो भी आप बोलो, AP आपका हाइपोटेनियस है, तो आप लिखोगे AP स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ AP, और ये किसके किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? तो PQ का ये, और दूसरा AQ, A से Q, तो AQ स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक अब PQ स्क्वायर, ये P से Q का स्क्वायर, तो PQ इसका स्क्वायर। अब AQ कितना है? तो AQ तो आपका D है, तो D का स्क्वायर, प्लस अब PQ कितना है? तो PQ यहाँ पे इस जगह पे आपने पहले ही निकाला है, x माइनस वन डी बाई टू, बिल्कुल ठीक, तो x माइनस डी बाई टू, इसका स्क्वायर कर लो। सर हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या निकालना है? मैंने तो आपको पहले ही बताया था, इस जगह पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मुझे डिफरेंस निकालना था। मैंने लिखा भी था, देखो BP माइनस AP है ना, इस जगह Yes, पे आप sir. देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा था मुझे फाइंड करना है BP माइनस AP। तो ये BP माइनस AP निकालने के लिए आपको, अब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने निकाल लिया है। आपने क्या निकाला? एक तरफ देखो, आप यहाँ पे आप खुद बता रहे हो, यहाँ पे ये BP निकाला आपने, तो BP का स्क्वायर निकल गया आपका, दिस वन इज BP का स्क्वायर, और ये तो था आपका AP का स्क्वायर, तो AP के स्क्वायर, BP और AP आपने निकाल लिया। अब मुझे दोनों के में माइनस करना है, क्योंकि आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स फ्रॉम A एंड B, जो कि P पर पहुंच रहा है।
तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन का पार्ट है तो आप कैलकुलेशन करो, सिर्फ बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। जब आप इसको ऐसा लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखो बीपी और एपी इस दोनों की स्क्वायरिंग का काम करना है। तो जो दोनों की वैल्यू आई है, बीपी की वैल्यू ये वाली आई है और एपी की वैल्यू ये वाली आई है, इस दोनों की वैल्यू को आपको रखना है यहाँ पे। तो रखते हैं, थोड़ा सा और स्क्रीन को इस तरफ कर लेते हैं, कैलकुलेशन करना अब सिर्फ काम है हमारा, आसान हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलेट कर लिए 2xd। तो आपने जो निकाला उसकी वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह की आ रही है। आपने बताया कि ये वैल्यू आ रही है 2xd के इक्वल, बिल्कुल सही वैल्यू आपने बताया। दोनों को आपने जब कैलकुलेट किया दोनों की वैल्यू को, क्योंकि डी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया होगा। यस सर। तो अब सिर्फ ये वाला पोर्शन रहा, इसको सॉल्व करके 2xd आया, बिल्कुल सही। अब देखो ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी पे इसको स्प्लिट कर दो, तो बीपी माइनस एपी। यस सर, वो भी कर दिया। हाँ, और दूसरी तरफ भी बीपी प्लस एपी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। ये कंडीशंस पेपर में ध्यान में रखा तो इसके बाद का सॉल्यूशन हमारे पास अपने आप हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि देखिए, The two slits are kept very close to each other, therefore the waves can be from the same point, तो सेम ले लेंगे। बिल्कुल। तो हमें क्या निकालना था, हमें तो सिर्फ बीपी माइनस एपी निकालना है ना। यस सर। ये आ जाएगा 2xd बाय बीपी प्लस एपी। एपी प्लस एबी। यस सर। और आपने जैसा बताया कि कंडीशन हमें क्या लेना है, सिंस d is very small, d is very very less than capital D, तो ऐसे हाल में BP प्लस AP इस दोनों का चूंकि इक्वल रहेगा, दिस वन कैन बी टेकन एज इक्वल टू 2D as long as P is close to C। as long as P is close to C, therefore पार्ट डिफरेंस जो इसकी तब आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसकी जगह पे आप BP माइनस AP, तो ये तो LHS साइड में यही रहेगा, BP माइनस AP, और BP माइनस AP दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 2xd अपॉन 2d। इसका मतलब xd बाई d, और ये जो मैंने निकाला है ये क्या है, ये है आपका पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है द वेव्स फ्रॉम A and B arriving at point on the screen will interfere constructively or destructively depending upon दिस पाथ लेंथ, की पाथ लेंथ में क्या डिफरेंस रहा हो इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो अपनी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था जो हमारा इंटीग्रल वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो आया था, वो था n लैम्डा, जहाँ की n आप इंटीग्रल नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल लेते थे आप। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर यहाँ पे देखा जाए इफ द पाथ डिफरेंस BP माइनस AP इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अगर इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ का मिलता है तो वहां पे बनेगा आपका ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, देयरफॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, उस समय में जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी किस तरह की मिलेगी वो बता दे। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास फॉर्मूला क्या आता था, x स्मॉल d बाय कैपिटल D, और ये किसके इक्वल होगा, तो n लैम्डा के इक्वल, n पाई के n लैम्डा। ठीक है, x इक्वल टू क्या निकालोगे, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n लैम्डा d कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये वाली वैल्यू आएगी, जहाँ की आपके पास n जो है, n आप 0 से ले सकते हो, 0 1 2 इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी में अगर लगातार n की वैल्यू को जो कंसीडर करते हो तो मान लिया जाए कि एक बार n की वैल्यू को आपने 0 ले लिया,
तो फॉर n इक्वल टू 0, 2-3 एग्जाम्पल लेके सिर्फ देख लेते हैं। n इक्वल टू 0 ले लिया तो ऑब्वियस ही बात है x0 0 आ जाएगा। और जिसको कि आप अभी हम बात कर रहे थे, ये किसका था? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का था। किसकी बात कर रहा था मैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की। कब? अब ये क्लियर हो गया जब आपका यहाँ पे n 0 हो जाए। तो यहाँ पे सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलेगा आपको? फ्रॉम C, है ना, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम C। और अगर मैं n इक्वल टू 1 की बात कर लूँ तो ये x1 हो गया। तो अब फॉर्मूला आपके पास क्या मिल गया? तो लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम C। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको डिस्टेंस बतानी होती है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज से या सेकेंड ब्राइट फ्रिंज से। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम, तो आपने जहाँ पे n 0 लिया है वहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट C नहीं होगा? हाँ एट सी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एट सी कर लो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सी पे बननी है ना। और x2 अगर ले लेते हो आप तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ये हो गया सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम C, डिस्टेंस ठीक है सर। फ्रॉम, ये हो गया सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से जितनी भी होगा ये भी फ्रॉम सब C से ही लिया जाएगा। C एक तरह का रेफरेंस हो जाता है। और अगर आप n इक्वल टू n, एक जनरल फॉर्मूले की बात करूं मैं n इक्वल टू n के लिए, तो एक जनरल फॉर्मूला xn इक्वल टू आपके पास मिलेगा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये होगा डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम C। ये सब लेकिन ध्यान रखा जाए, ये सब का सब ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। ठीक है सर। तो जिस तरह से हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए बात किया, उसी तरह से पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज में आपको ये बताना होगा कि ये जो पार्ट डिफरेंस होगी, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला था, तो ये पार्ट डिफरेंस इस केस में, पहले वाले में क्या था हमारा? पहले वाले में हमारा वो इंटीग्रल मल्टीपल था, ठीक है। इस बार यहाँ पे हमारे पास जो होगा, जो बीपी माइनस एपी हम लोग ले रहे थे, बीपी माइनस एपी इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। अब एक बात और, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल तो है ही, साथ ही साथ क्या है, तो आप ये कह सकते हो ऑफ हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ आपको याद होगा अपने पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लैम्डा बाय 2 आता था इसमें, 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे 2n-1 और हाफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा बाय 2 ऐसा लेते थे हम लोग। और जो कि इस बार किसके इक्वल होगा? फिर से x कैपिटल स्मॉल d बाय कैपिटल D के इक्वल होगा। और फिर उसी तरह से इस बार हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाना है? तो 2n-1 और लैम्डा बाय 2 तो है ही, तो लैम्डा और ये कैपिटल D जो है यहाँ पे नीचे कैपिटल D था, ये ऊपर चला जाएगा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d, वेयर n इक्वल टू इस बार देखो आप ध्यान दोगे 1 2 3 इस तरह से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि 0 नहीं लेना है। 0 ब्राइट फ्रिंज सिर्फ सेंटर पे बनेगी, डार्क फ्रिंज सेंटर पे नहीं बन सकती, इसलिए वहां पे n इक्वल टू यहाँ से हमने डार्क फ्रिंज के लिए पहला ब्राइट उसके बाद डार्क, तो सेंट्रल पे ब्राइट उसके बाद दोनों तरफ डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरह से बनना है। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि ये क्या होगा, ऑल्टरनेट बनेगा, है ना। और ये भी क्या होता है, डार्क फ्रिंजेस भी क्या होती है, एक ऑल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो आप n इक्वल टू अगर जब 1 लोगे तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओगे, तो x1 डैश
अगर इसकी वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा d बाय 2d। देखो यहाँ पे 0 नहीं लिया हमने, 0 ले लेते तो वो सेंट्रल में चला जाता, इसलिए यहाँ पे 0 तो हमें लेना नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है। ये हो गया डिस्टेंस। फिर सेंटर पे नहीं जाता ना, एक -1 में जाता। हाँ, नीचे ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी डार्क बनेगा। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, मैं अभी दिखाऊंगा अभी उसको, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ, ये हो गया फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सी, फ्रिंज सी। उसी तरह से और भी लेना है यहाँ पे, तो सेकंड वाले के लिए कर दिया हमने। तो ये जैसे देखो ऑड है 1 3, और उसके बाद n के लिए अगर कर दिया जाए तो जनरल फॉर्म आ जाएगा 2n-1, और ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल T बाय 2d। तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सी, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जितने भी व्हाइट स्पॉट हैं, ये व्हाइट स्पॉट क्या करता है, ये सब का सब व्हाइट स्पॉट ब्राइट फ्रिंज बना रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आई के बीच का और वेवलेंथ के बीच का, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ है। यहाँ पे भी ये व्हाइट है, और इस व्हाइट के साथ साथ यहाँ पे भी नीचे में आप देखोगे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है। ये भी व्हाइट है, इसके साथ यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ऐसा है कि दोनों ही तरफ, ये तो सेंट्रल है, बीच में जो O लिखा हुआ है ये तो सेंट्रल है, और इसके दोनों ही तरफ, यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी इसके लेफ्ट साइड में ये ब्राइट, ये ब्राइट, तो ये सब जो बन रहा है ये ब्राइट फ्रिंज इसके साथ साथ बन रही है। ये भी आपकी ब्राइट फ्रिंज बन रही है इस तरह से। और इसके अलावे जो भी पार्ट्स हैं उसमें डार्क फ्रिंज बन रही है, क्योंकि ये ब्राइट था, इसके बाद वाले में जो है वो डार्क फ्रिंज भी बनता हुआ दिखेगा। डार्क देखो ये वाला जो है, जो नीचे का ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो टिप पे, ये क्या कर रहा है, ये डार्क बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे में ये वाला पोर्शन है, ये डार्क बना रहा है। तो एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से ये यहाँ पे बन रही है इसकी इंटेंसिटी। और चीज देखना चाहोगे आप यहाँ पे, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ। नहीं सर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो आप, नीचे इसके ठीक नीचे इस पोजीशन पे देखो, ये जो है ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि इसने बता रहा है यहाँ पे कि डार्क का जो स्पॉट बना हुआ है, ये वाला स्पॉट और ये वाला स्पॉट, ये दोनों स्पॉट डार्क बैंड है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो स्पॉट है, ये दोनों आप देख रहे हो, ये ब्राइट का है, ये दोनों ही ब्राइट का है। तो दोनों के बीच का अगर इसके दोनों डार्क के बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो ये फ्रिंज विड्थ इसका होगा, और उसी तरह से दोनों ब्राइट के बीच का गैप निकाला जाए तो फ्रिंज विड्थ ब्राइट के बीच का फ्रिंज का गैप फ्रिंज विड्थ होगा, दो डार्क के बीच का भी गैप जो होगा वो भी फ्रिंज विड्थ ही होगा। तो देखेंगे फ्रिंज विड्थ कैसे डिफाइन होगा। ये होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। डिस्टेंस टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। It's called fringe width। ये होती है फ्रिंज विड्थ। थोड़ा सा इसको समझेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, देख के समझ में आएगा कि मैं इनफैक्ट विड्थ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ
फ्रिंज विड्थ, तो जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और सारी लाइंस का मैं मीनिंग भी समझाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसी तरह से दूसरी, तीसरी, इक्वल डिस्टेंस पे लेनी होगी इसको, चौथी, पांचवी। ये इनफैक्ट है क्या, तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से क्या है कि देखो जो भी लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, उसके बीच में क्या बन रहा है, कौन सा ब्राइट है कौन सा डार्क है, ये भी समझेंगे यहाँ पे। तो इनफैक्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो बीच की जो लाइंस है वो तो डार्क ही है, समझ लिया जाए उसको कि वो डार्क है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है ये सब क्या है, ये डार्क है, ठीक है ना। तो डार्क है तो ब्राइट वाला पार्ट जो रेड से मैंने किया है वो आपका क्या होगा, ब्राइट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अब सारी चीजें ब्राइट डार्क के बारे में मैं बताऊं, देखिए ये जो है, ये जो विड्थ देखी जा रही है, ये यहाँ से ये डार्क का पोर्शन है, ये डार्क का पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, और ये भी डार्क का पोर्शन है। तो दोनों डार्क के बीच जो फॉर्मूला आपका बना था वो फॉर्मूला था लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का, ये फॉर्मूला आपका आया था दोनों डार्क के बीच का। उसी तरह से दोनों ब्राइट के बीच का, अगर ब्राइट में मान लूँ तो ये मान लो कि ये दो ब्राइट है, ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो इस दोनों ब्राइट के बीच का भी फॉर्मूला जो आया था आपके पास, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का फॉर्मूला आया था। तो ये दोनों ही क्या है, तो ये आपका है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। एक तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा दोनों डार्क के बीच, दोनों डार्क, ये डार्क है ये डार्क है, तो इसके बीच, डार्क के बीच क्या बन रहा है, ये वाला जो है आपका ये ब्राइट बन रहा है। तो दोनों डार्क के बीच क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज, तो इसलिए बोला जा रहा है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये कंफ्यूजन होती है, बच्चे सोचते हैं कि भाई कहाँ से डार्क को ले रहे हो और ब्राइट बता रहे हो, तो जी हाँ, दो डार्क के बीच हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, उसी तरह से ये हो गया दोनों ब्राइट के बीच, ये दोनों ब्राइट के बीच क्या बन रहा है, ये जो है बन रहा है, ये आपका डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो इसको बोला जाएगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज हो गया। अब ये चीज क्लियर कर दिया कि ब्राइट फ्रिंज क्या होती है और डार्क फ्रिंज क्या होती है, ठीक है। अब मैं जब बात करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, अब मैं सबसे पहले निकालना चाहूंगा विड्थ डार्क फ्रिंज का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। इसको रिप्रेजेंट करते हो आप बीटा से, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बीटा से। अब बीटा इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने देखा सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ब्राइट कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंज के सेंटर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, दो ब्राइट फ्रिंज के सेंटर, देखिए यहाँ पे भी मैंने लिया है, ये दो ब्राइट फ्रिंज है ना, ये दोनों ब्राइट फ्रिंज के सेंटर ये मतलब यहाँ से मैंने इसलिए लिया था, है ना, सेंटर के बीच का जो बन रहा है वो बनेगा आपका डार्क फ्रिंज। तो इसको चाहो तो मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, एक एक चीज को डायग्राम से ऑलरेडी हमने क्लियर कर भी दिया है। तो सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ two consecutive bright fringe,
ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब बीटा जो आपका निकालना होगा वो इस तरह से फॉर्मूला लगा के कि एक तो एक्स एन जो एक्स एन की पोजीशन रही होगी और उसके ठीक की पहले की पोजीशन जो रही होगी उसको माइनस करके। तो एक्स एन का फॉर्मूला तो हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाला था, वो था एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और उसके ठीक पहले का होगा तो n की जगह पे सिर्फ आप n माइनस वन रख लो और कुछ नहीं करना। तो n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जो कि बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज को बतलाएगा। तो डायरेक्ट आप अब लिख दो यहाँ पे बीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हालांकि सेम फॉर्मूला आपके उसके लिए भी आएगा जो आप ब्राइट के लिए निकालोगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए, लेकिन वहां पे मेथड थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला जो अप्लाई करना पड़ेगा वो डार्क के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला जो मैं कर रहा हूँ विड्थ ऑफ ब्राइट, हल्का सा ऊपर कर लीजिए, वो डायग्राम बनाना था। अच्छा, मतलब लेबलिंग करनी थी। देखेंगे विड्थ ऑफ अब हमें ब्राइट फ्रिंज को देखना है, तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये क्या होगा, जिस तरह से सेपरेशन उसमें हमने देखा था उसी तरह से इसमें सेपरेशन किसके बीच होगा, डार्क के बीच का। सो सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। ये हमेशा ध्यान रखना सेंटर्स से लिया जा रहा है, क्योंकि आप कभी भी पूछोगे किसी से तो कहाँ से लिया जाता है तो शायद वो कंफ्यूज हो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सेंटर से ही लिया जाता है। सर इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको भी बीटा से, यहाँ पे इसको लिखेंगे बीटा डैश, वो उसको बीटा से लिखा था, इसको बीटा डैश से लिखेंगे। ब्राइट वाले को बीटा डैश से। हाँ जी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एक्स डैश एन माइनस एक्स डैश एन माइनस वन का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें आप फॉर्मूला वही। सर आपने एक्स डैश पिछले जब हम लोग पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कर रहे थे उसमें एक्स डैश आपने उसको बताया था, डार्क का बताया था। हाँ, डार्क के लिए डैश लेते हैं और उसमें ऑड नंबर्स अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था 2n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हम डार्क फ्रिंज का निकाल लैम्डा बाय 2 लिया करते थे हम लोग इसमें। ठीक है सर। और दूसरे वाले में भी फिर से आप यहाँ पे ब्रैकेट में ले लोगे तो 2 n की जगह पे इस बार n माइनस वन, देखो जहां जहां n है उसकी जगह पे हमने n माइनस वन अप्लाई करना है और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है। माइनस वन और बचा हुआ में लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और हमेशा की तरह जैसे ये आपको पता है, देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी आपने पूछा कि क्या आएगा, तो मैंने बोला कि सेम आएगा, विड्थ सेम आएगी, तो लैम्डा डी बाय कैपिटल डी। पेपर में भी आप डायरेक्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीटा इक्वल टू बीटा डैश जो आ रहा है, मतलब विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो दो डार्क के बीच की आती है वो भी सेम आएगी जो ब्राइट के लिए आई थी। तो दिस मीन्स दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा। Hence all bright and dark fringes are of equal weight. Therefore expression for fringe weight in Young's double slit experiment is also given by lambda capital D by small d. Same. अब जैसे बीटा तो एक तरह का आपका लीनियर वेट को भी बोला जा सकता है, बीटा है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेट कभी कभी होती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है एंगुलर वेट। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में भी लिखूंगा, एज ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जहाँ तक
लीनियर विड्थ की बात थी, तो लीनियर विड्थ में आपने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होगी ये लीनियर होगी। लेकिन अगर आप इसको देखोगे कहीं से तो ये आपकी आंखों पे कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना, तो जो एंगल Yes, sir. बनता है वो इसका एंगुलर विड्थ माना जाता है। तो अच्छे से हमें पता है कि ब्राइट और डार्क जो है सबकी लीनियर विड्थ तो सेम ही होती है। तो ऐसे केस में एंगुलर विड्थ की बात की जाए तो उसको कैसे निकाला जाए, तो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज गिवन बाय थीटा, और थीटा इक्वल टू होता है आपके पास बीटा बाय कैपिटल डी। बीटा हो गया, देखो थीटा इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस। तो एक तरह से आर्क हमारे पास, बीटा जो है वो लीनियर विड्थ है, और डी जो है जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का गैप है। और बीटा को आप किसे लिखोगे, तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, अपॉन में ये कैपिटल डी। अब इससे कैपिटल डी और कैपिटल डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, लैम्डा बाय डी। तो दस द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि कैपिटल डी हट गया तो ये नोट करने वाली बात है। इसको मैं नोट में लिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि ध्यान में रहेगा आपके। तो मार्केबल बात है, नोट किया जाए इसको कि एंगुलर विड्थ ऑफ a fringe is independent of the position किस पोजीशन से, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा अभी कि यहाँ से डी कैंसिल आउट हो चुका है, तो स्क्रीन की पोजीशन से ये कम्प्लीटली अब इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में, है ना, ये स्क्रीन है। सबसे पहला ये एक तरह का कंक्लूजन है, डिस्कशन है, तो जो भी आप समझ लो। तो डिस्कशन पॉइंट क्या क्या रहेगा, जो नॉर्मली क्या होती है डिस्कशन में, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही स्किप रह जाती हैं, तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे आपके पास मार्केबल पॉइंट जो है वो ध्यान से आपको एक बार रिपीट हो जाएगा। पहली बात, एट साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जी हाँ ध्यान देंगे, एट साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है आपकी IR, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने पढ़ा भी था। अगर एम्पलीट्यूड सेम रहा तो A0 प्लस A0 का स्क्वायर, दोनों एम्पलीट्यूड सेम, जैसे कि A और B का होता था, अलग अलग अगर इंटेंसिटी लिया करते थे, तो ऐसे केस में IR जो है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके किसके, 4A0 स्क्वायर के, और ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कांस्टेंट वैल्यू देता है। हेंस ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी। पॉइंट नंबर 2, एट द साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे अगर आप, तो आपने क्या देखा था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो थी, आपने खुद उस समय उस अपने बारे में बताया था, आप खुद से डिस्कस करके, कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब है रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आपने वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया था, और यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, 0। इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, मतलब हेंस ऑल डार्क फ्रिंजेस हैव सेम 0 इंटेंसिटी। थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर सोर्स मूव नियर द डबल स्लिट, जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो डबल स्लिट के पास मूव कराया जाए, तो और वैसे केस में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो अनअफेक्टेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू
लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन एक्सटर्नल भी जब आते हैं वो पूछते हैं कि जी ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और यहाँ पे आपकी एक स्लिट और यहाँ पे आपकी दूसरी स्लिट रखी हुई है, जिसको आप ए और बी से हमने बार बार इसको रिप्रेजेंट किया था। तो वो पूछते हैं कि अगर सोर्स को आप स्लिट की तरफ लेके जाओगे, ए और बी की तरफ लेके जाते हो, तो वैसे हाल में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे जब इस तरह की बात होती है, सोर्स मूव नियर द डबल स्लिट, सोर्स मूव नियर डबल स्लिट्स, अगर डबल स्लिट्स की तरफ वो मूव करे तो फ्रिंज विड्थ इज अनअफेक्टेड, देन फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज अनअफेक्टेड। लेकिन फिर पूछा जाए कि भाई फ्रिंज विड्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कोई फर्क और दिख रहा है क्या, तो जी हाँ, बट द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेज, इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इंटेंसिटी जो होगी ना, इंटेंसिटी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है सर। दिखाना पड़ेगा कि इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ये पूछते हैं, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन 4th पॉइंट में। देखिए सारा पॉइंट्स डिस्कस करना जरूरी है समझने के लिए। अब 4th पॉइंट क्या है, अगर आपने वाइडन कर दिया सोर्स एस को, इफ मैं लिख भी देता हूं, सोर्स slits S is widened, और चौड़ा कर दिया सोर्स को, तब क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो फ्रिंजेस है वो लाइट हो जाएंगे। हाँ, इनफैक्ट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मे बी फ्रिंज ग्रेजुअली डिसअपियर, है ना, ये भी तो हो सकता है। द फ्रिंजेस जैसे जैसे इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी ना, वो लाइट कलर होता जाएगा और एक समय वो डिसअपियर भी हो सकता है। ठीक है सर, इसमें लिख देता हूँ, इफ सोर्स एस इज वाइडन द इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज, और तब क्या होता है, देन स्लिट S is then equivalent to the large number of narrow slits. वाइड बनाया जाए तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और ग्रेजुअली जो फ्रिंजेस है वो डिसअपियर हो जाती है, right. और जो स्लिट एस है वो अपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ लार्ज नैरो स्लिट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे जो हर सारे के सारे अपने अलग तरीके से फ्रिंजेस बनाते हैं सारे डायरेक्शंस में, और ये फ्रिंजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देते हैं। राइट, तो ये चीज जैसे लाइट बल्ब। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, एक यूनिफॉर्म ही मिल रहा है, लेकिन किस केस में मिल रहा है वो डिफरेंट केस है। ठीक है सर, है ना। उसी तरह से मान लो एक फिफ्थ पॉइंट भी है हमारे पास। वो फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है कि इफ वन ऑफ द स्लिट्स ए और बी इज कवर्ड अप, अब क्या होगा जब ए या बी को उसमें से एक को कवर कर दिया जाए, वन ऑफ द स्लिट्स ए या तो ए या बी को आपने कवर कर दिया, कवर्ड अप, तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रिंज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। और दिस शोज दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन, यस, सुपरपोजिशन के बाद ही स्लिट के सुपरपोजिशन के बाद या इंटरफेरेंस के बाद ही वहां पे एक पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक स्लिट दूसरे स्लिट को कवर कर दे
तो वैसे केस में फ्रिंज अपीयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स से ही हो सकती है। अगर हमारे से इसमें पूछा जाता है कि अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हो तो सेंट्रल फ्रिंज is white and fringe on either side are colored. Blue is the color nearer to central fringe and red is further away. मैं इस चीज को मेंशन नहीं करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप डेप्थ में स्टडी करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो फिर सुपरफिशियल तो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्लियर है इस पॉइंट से कि आपको ये बताया जा रहा है कि अगर व्हाइट लाइट, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, तो सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो व्हाइट ही होगी, और फ्रिंज ऑन आइदर साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड में जो भी होगी वो कलरफुल होगी। अब किस कलर की होगी वो तो वहां पे एक्सपेरिमेंट में आपको दिख जाएगा। ब्लू इज द कलर नियरर टू द सेंट्रल, मतलब व्हाइट, पहला व्हाइट हो गया मान लो, तो व्हाइट के बगल वाला ब्लू होगा। पहले व्हाइट हो गया, पहला यहाँ पे जैसे मैंने व्हाइट ले लिया, तो व्हाइट के दोनों ही साइड में ब्लू होगा, इधर भी ब्लू हो गया, इधर भी ब्लू हो गया, इस तरह का मिलेगा। इसलिए बोला गया है कि ब्लू इज द कलर नियरर द सेंट्रल फ्रिंज एंड रेड इज फॉर्दर अवे। इसके बाद आपके यहाँ पे इस साइड भी रेड और इस साइड भी आपको रेड मिलेगा, मतलब फर्स्ट व्हाइट जो सेंट्रल पे है, सेकेंड में ब्लू, थर्ड में रेड, इस तरह से कलर मिलेंगे। दिस कैन बी इजिली एक्सप्लेन द पार्ट डिफरेंस टू पॉइंट सी, चूंकि सेंटर को यही सी है, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, जो लेमडा से आप दिखाओगे, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट ए एंड बी इज 0। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे ए और बी के बीच का जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो 0 होगा फॉर ऑल कलर्स, सारे कलर्स के लिए। एंड एज अ रिजल्ट ईच कलर प्रोड्यूस अ ब्राइट फ्रिंज। इसी कारण से हर कलर जो है आपका वहां पे क्या होगा, एक ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेगा। चाहे आप अभी कोई भी कलर ले रहे हो, अभी आपने व्हाइट लिया है, उसके बाद जो भी लोगे तो हर कलर आपका ब्राइट फ्रिंज ही देगा। उसके बाद एज दे ओवरलैप, मतलब जो जैसे ये ओवरलैप करेंगे ये सारे कलर, तो फिर से क्या मिलेगा, व्हाइट फ्रिंज, फिर से आपको व्हाइट फ्रिंज, जैसे कि प्रिज्म में हुआ करता था। फार्दर अवे फ्रॉम सी, सी से जैसे दूर जाओगे, डायरेक्शन पैरेलल टू द स्लिट, स्लिट के पैरेलल में जाना होगा सी से दूर। तो शॉर्टेस्ट विजिबल वेव्स जो होगी आपकी ब्लू, वहां पे प्रोड्यूस होगी। अब फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट, ब्लू के फॉर्म में सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की आपको सबसे पहले प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। जो मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पूछा भी जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, इवन क्वेश्चन भी आया हुआ है। व्हेन द apparatus इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, है ना, लिक्विड जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू दी हुई हो, तब क्या होगा, क्या होगा मतलब वेवलेंथ में क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ में क्या होगा, ये पूछा जाता है। देखिए तब क्या होगा, तब आपको पता है, फॉर्मूला तो पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डैश इक्वल टू, ये तो रिलेशन है लैम्डा अपॉन म्यू का, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये म्यू आपने दिया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ क्या होगी, लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसको एरो से डाउनवर्ड दिखा दिया। और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रिंज विड्थ की बात कर लें, तो फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिखते हो आप, बीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास अब यहाँ पे लैम्डा डैश होगा, क्योंकि लैम्डा डैश आपने निकाला है, तो लैम्डा डैश कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिंज विड्थ है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, आया हुआ है। ये बताता है कि देखिए सिंस बीटा जो फ्रिंज विड्थ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, बीटा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ विल बी नैरोअर हो जाए। कौन सा? जो फ्रिंज विड्थ हो रही है ना लाइट, जो शॉर्ट वेवलेंथ की होगी, वो नैरोअर हो जाए कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी अब मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि आपकी जो वेवलेंथ है, मतलब लाइट जो है, नैरोअर कब होगी या फिर लॉन्गर कब होगी। तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि बीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, और फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ की हुई, ये एमसीक्यू में भी आता है, शॉर्टर वेवलेंथ की होगी तो नैरोअर होगा, और अगर लॉन्गर वेवलेंथ की होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी तो इतना ज़्यादा नैरो नहीं होगा कंपैरेटिवली।